गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अध्याय 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया था। आज हम इस अध्याय में प्रश्नावली 2.2 से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिन प्रश्नों को लेंगे उसमें हमारा पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं उसके अंदर हमें समीकरण स्वयं को बनाना है और उसके बाद उनको हल करना है। जबकि कल की क्लास में हमने देखा था उसमें समीकरण हमारे पास बने हुए थे और उसे हमने सरल किया था। तो अब हम समीकरण भी बनाएंगे और साथ साथ में हम उनका हल भी करेंगे। तो हम पहले सवाल को देखते हैं। तो पहला सवाल कहता है कि दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। अब हमें संख्याएं नहीं पता है तो सबसे पहले हम किसी भी एक संख्या को कोई भी चर पद से मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं माना पहली संख्या बराबर x। कोई भी चर से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, x, y, z कुछ भी लिख सकते हैं। अब पहली संख्या तो हमने मान ली x, अब हमें दूसरी संख्या लिखनी है। तो दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो उसके लिए हमें सवाल में एक शर्त देख रखी होगी, एक शर्त हमें दे रखी होगी, उसको देख के हमें पता चलेगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, अर्थात जो एक संख्या है दूसरी संख्या उससे 15 ज़्यादा है। तो पहली संख्या क्या थी? x, और अब 15 ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी तो प्लस कर लेंगे और कम होगी तो माइनस कर लेंगे। तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 15। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है दोनों संख्याओं का योग। तो दोनों संख्याएं कौन सी? पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका योग हो गया योग 95 है। तो जो योग होगा वह हमारे बराबर के राइट साइड में आएगा। जो हमें आंसर मिलेगा वह हमेशा बराबर के राइट साइड में हम रखेंगे और इस तरह हम एक बीजीय व्यंजक रखेंगे जो हमने बनाया है और फिर हम इसको सरल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। इसे अब हम समीकरण की तरह हल करेंगे। तो देखिए ये x और ये x मिलके हो जाएंगे 2x और ये प्लस के 15 बराबर 95। और अब हमने लास्ट क्लास में सीखा था पक्षांतरण विधि का उपयोग करते हुए इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 15 का पक्षांतरण करेंगे। तो यह प्लस का है, उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का। तो यहाँ बच जाएगा 2x, यह 15 उधर चले जाएंगे तो 95 में से 15 कोष्ठक में लिख लेंगे पक्षांतरण। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। 2x बराबर 95 में से 15 गए 80। अब देखते हैं क्या यह चर पद अकेला है? तो हम देखते हैं इसके साथ 2 है तो इस 2 का भी पक्षांतरण करेंगे। तो यह 2 यहाँ गुणा में है और गुणा बदलेगा भाग में। तो अब हम इसे भाग में बदल देते हैं। तो x बराबर 80 भाग 2 फिर से लिख लेंगे पक्षांतरण करने पर। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। यह हमारी x की वैल्यू आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 40 आ गई तो हमने x किसको माना था? तो हम देखते हैं कि हमने x पहली संख्या को माना था। तो यह जो 40 है यह हमारी क्या होगी? पहली संख्या। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 40 में 15 जोड़ देंगे तो लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 40 और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 40 प्लस 15 अर्थात 55। तो इस प्रकार हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। तो सवाल था कि दो संख्याओं का योग 95 है, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो।
तो इस तरह हमने सरल किया समीकरण को, तो हमारे पास दो आंसर आ गए, पहली संख्या 40 और दूसरी संख्या 55। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो पहली शर्त भी पूरी हो रही है कि दोनों की जोड़ 95, तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारी पहली शर्त भी पूरी हो रही है। और दूसरी शर्त कह रही है पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो हम देखते हैं 40 और 55 इन दोनों का अंतर भी, अर्थात 55 माइनस 40 इन दोनों का अंतर भी हम देखें तो अंतर भी 15 आ रहा है और इनकी जोड़ भी 95 आ रही है। बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। अब देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है कि दो संख्याएं 5:3 में हैं, यदि उनका अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब हमें अनुपात में दिया होगा तो उसे हम किसी भी चर से गुणा करके लिखेंगे। कैसे, समझिए। सवाल नंबर 2, सवाल दिया है कि दो संख्याएं 5:3 में हैं, तो यहां लिखेंगे पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। जब भी सवाल अनुपात का आएगा तो हम क्या करेंगे, इस अनुपात को किसी भी चर से गुणा कर लेंगे। अर्थात इस बार हम y ले लेते हैं, हम कोई भी चर ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z, कोई भी अपनी मर्जी से हम कोई भी चर का उपयोग कर सकते हैं। अब पहली संख्या दूसरी संख्या 5:3 है, तो हम इसे किसी भी चर से गुणा कर देंगे, चाहे कोई भी हम चर ले लें। अब देखिए पहली शर्त पूरी हो गई और दूसरी कह रही है उनका अंतर 18 है, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दो संख्याएं 5:3 में है, तो हमने लिखा पहली संख्या दूसरी संख्या 5:3। और अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर, तो याद रखिए अंतर का अर्थ होता है बाकी या घटाव। तो पहले हम इनका घटाव करेंगे, तो 5y माइनस 3y, यह अंतर, और अंतर कितना दे रखा है 18। तो हमने लास्ट सवाल में पढ़ा कि जो भी चीज हमें दे रखी है, जो हमें आंसर चाहिए, वह हम बराबर की राइट साइड में रखेंगे। जैसे पिछले सवाल में हमें 95 योग चाहिए था, तो हमने 95 को राइट साइड में रखा। इस बार हमें दे रखा है कि उनका अंतर 18 है, तो हम क्या करेंगे 18 को राइट साइड में रखेंगे, और अंतर का अर्थ होता है बाकी, जबकि पिछली बार था योग, योग का अर्थ होता है जोड़। अब हम इसे थोड़ा सा सरल कर लेंगे और फिर हम इसका आंसर चेक कर लेंगे। तो 5y में से 3y गई, तो 5 में से 3 चले गए, तो 2y बराबर 18। अब हम देखें क्या है, y अकेला है, तो हम देखते हैं y के साथ अभी भी 2 है, तो हमें इस 2 का भी पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो y बराबर 18/2 पक्षांतरण करने पर तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 9। यह हमारी y की वैल्यू है, जबकि यह हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारी पहली संख्या क्या थी 5y, और जबकि दूसरी संख्या क्या थी 3y। तो अब लिखेंगे अतः पहली संख्या क्या थी 5 गुणा 9। देखिए 5y थी, तो 5 कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये आपस में गुणा में है, और y का मान हमने 9 निकाला, तो 5 गुणा 9 45, और हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी दूसरी संख्या है 3y, तो 3 गुणा, और y का मान हमारे पास 9 आ चुका है, तो 3 का 9 से गुणा 27। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे दो संख्याएं जो 5:3 में हैं और उनका अंतर यदि 18 है, तो वे संख्याएं होगी 45 और 27। इसे हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए कि अनुपात दिया हुआ है 5:3, तो यदि हम 45 और 27 का यदि हम अनुपात निकालें, तो 45:27 इन दोनों को हम 9 के पहाड़ी से काट दें,
तो ये 9 के पहाड़े में आता है 5 बार और ये 9 के पहाड़े में आता है 3 बार। तो देखिए हमारा आंसर भी आ गया कि दोनों संख्याएं 5:3 में है। और अब यदि हम इन दोनों को घटाएं तो भी हम देखते हैं कि 45 में से यदि 27 जाते पीछे 18 बचते हैं, तो हमारी दूसरी शर्त भी मंजूर हो रही है कि उनका अंतर 18 है, अर्थात हमारा आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, इसको ध्यान से समझेंगे। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो हमें 8 ध्यान रखना है कि 8 के गुणज है कितने हैं 3, और तीनों क्या है लगातार। लगातार का अर्थ होता है जैसे 8, 16, 24, ये 8 के 3 लगातार गुणज है। 8, 16, 48, ये भी 8 के गुणज है, किंतु ये लगातार नहीं है। जबकि यहाँ हमें दिया हुआ है कि कोई भी 3 गुणज होंगे वह लगातार होंगे, अर्थात ऊपर वाले की तरह, और उनका योग 888 है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यदि हम ध्यान से समझें कि पहली संख्या 8, मान लेते हैं ये 3 संख्याएं हैं जो 8 के लगातार गुणज है। यदि मैं इसको अगर x मान लूं, तो जो दूसरी संख्या होगी ये क्या होगी, क्या ये x + 8 नहीं होगी? क्योंकि यह भी 8 का एक गुणज है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 8 + 8, और इस x की जगह हम क्या लिख लेंगे प्लस के 8, और इसी तरह यह हमारा हो जाएगा 8 + 16, ये 3 गुणज हो जाएंगे। तो हम पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी हो जाएगी x + 8, और तीसरी हमारी संख्या हो जाएगी x + 16। तो हम देखते हैं माना पहली संख्या हमें 8 की 3 संख्याओं का गुणज है, तो हम पहली संख्या को x मानते हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x में हम क्या जोड़ेंगे, वापस हमें अगला 8 का गुणज मिले। तो इसी सवाल में यदि हम 8 जोड़ेंगे तभी तो हमें 8 का दूसरा गुणज मिलेगा लगातार। और तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी x + 16। इसके अंदर हम एक बार और 8 जोड़ेंगे तो हमें 3 लगातार 8 के गुणज मिल जाएंगे। अब हम लिखेंगे वही प्रश्नानुसार देखें तो प्रश्नानुसार कह रहे हैं 8 के 3 लगातार गुणजों का योग। तो हमारे पास 3 गुणज थे, इनका योग अर्थात x + 8 और इन तीनों का जोड़ 888 है। योग बोला है तो बीच में प्लस का चिन्ह, और बराबर में 888 कैसे आएगा, अभी हमने सीखा कि जो हमें आंसर दे रखा है वह हमेशा हम बराबर की राइट साइड में लिखेंगे। अब हम इसे हम सरल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं x और x ये मिलके हो जाएंगे 3x, और यहाँ प्लस के 8 है और यह प्लस के 16 है, तो ये मिलके हो जाएंगे प्लस के 24। x को एक साथ जोड़ेंगे और अचर पद को एक साथ जोड़ेंगे और बराबर में 888। अब हम वही पक्षांतरण का नियम अपनाएंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। तो 888 - 24 पक्षांतरण करने पर तो 3x बराबर 888 में से 24 घटा देंगे। अभी भी हम देखते हैं यहाँ एक अकेला नहीं है, तो यहाँ हम 3 का एक बार और भाग दे देंगे क्योंकि यहाँ 3 गुणा में है। तो x बराबर 864 भाग 3, यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण
और जब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 288। अर्थात हमने x किसको माना था? x माना था हमने पहली संख्या को, तो हमारे पास पहली संख्या क्या आ जाएगी? 288। तो हम लिख लेंगे अतः पहली संख्या बराबर 288 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या थी? x प्लस 8। अर्थात इस सवाल में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या भी आ जाएगी और हमारे पास दूसरी संख्या हो जाएगी 296। और तीसरी संख्या की बात करें तो हमारे पास तीसरी संख्या है x प्लस 16। अर्थात 288 प्लस 16 304। तो हमारे पास 3 संख्या यहाँ आ गई। पहली संख्या 288 और दूसरी संख्या 296 और तीसरी संख्या 304। अब यदि हम इन तीनों की जोड़ करें तो हमें 888 मिलेंगे। तीनों की जोड़ करके देखते हैं। 288, 296 और 304। अब हम इनको आपस में जोड़ें तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, असल का 1, 8 9, 9 और 9 18, असल का 1, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। तो हम देखते हैं कि तीनों की जोड़ 888 आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि 8 के 3 लगातार गुणज जिनका योग 888 है वो होंगे 288, 296 और 304। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो हमारा देखिए, ध्यान दीजिए, चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है? चौथा सवाल कहता है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या क्या है? अर्थात हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है जिसको हम 5/2 से गुणा करें और उसमें 2/3 जोड़ दें तो हमारा आंसर आएगा -7/12। तो हमें बताना है वह संख्या क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना परिमेय संख्या बराबर x। वह परिमेय संख्या क्या है? x है। अब हम बात करें प्रश्नानुसार। अब जैसा सवाल में जो शर्त लिखी है उसके अनुसार यदि हम इसको कर लिखते जाएंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना। तो परिमेय संख्या क्या थी? x। इसको गुणा करना 5/2 से, गुणा कर लिया। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है? 2/3 जोड़ना। तो अब हम इसमें 2/3 जोड़ देंगे। पहले तो हमने गुणा किया, उसके बाद हमने जोड़ा और जो हमें आंसर प्राप्त होता है वो हमने अभी सीखा, उसे हमें राइट साइड में लिखना है जो हमें आंसर प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होते हैं। अब हम इस सवाल को, समीकरण को हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो यह हो जाता है 5x/2 प्लस 2/3 बराबर माइनस के 7/12। बढ़ते हैं हम आगे। पहले हम इसका पक्षांतरण कर लेते हैं। तो 5x/2 बराबर माइनस 7/12 और यह जो प्लस का है यह भी हो जाएगा माइनस के 2/3 पक्षांतरण करने पर। अब हम देखते हैं 5x/2 और अब हम 12 और 3 का लसब लेके इसको हम सरल करते हैं। तो 12 और 3 का लसब 12, 12 में 12 का भाग एक बार, 1 का -7 से गुणा, 12 में 3 का भाग 4 बार और 4 का -2 से गुणा,
इसे हम आगे सरल करते हैं। 5x/2 बराबर माइनस के 15/12। अब हम इसे काट देते हैं 3 के पहाड़े से, तो यहाँ हो जाता है हमारे पास 5x/2 बराबर -5/4। इसको हमने 3 के पहाड़े से काट दिया तो माइनस के 5/4 आ गया। अब हम देखें तो यह जो 5/2 है यह x के क्या है, गुणा में, और गुणा बदलता है भाग में। तो यहाँ बचेगा x बराबर -5/4 भाग में आ जाएगा 5/2। यह जो इसके गुणा में था यह गुणा में बदल के हो जाएगा भाग में। अब इस भाग को हमें सरल करना है, तो x बराबर -5/4, और फिर वही तरीका, जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो जो बाद वाली जो परिमेय संख्या होती है उसका व्युत्क्रम हो जाता है, तो यह हो जाएगा 2/5। और इसको हम लास्ट में सरल करें तो 5 से 5 कट जाएगा, और 2 से यह 4 कट जाएगा 2 बार, और ये 2 के पहाड़े में 1 बार। तो इस प्रकार हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, -1 का प्लस के 1 से करेंगे तो -1/2। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी परिमेय संख्या क्या होगी, अतः परिमेय संख्या बराबर -1/2 होगी। बढ़ते हैं सिर्फ लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का 5वां अंतिम। पांचवा सवाल इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं। देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कहता है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु 5:7 में है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यह राहुल अनुपात हारून, वर्तमान आयु और 4 वर्ष बाद। हम देखें कि वर्तमान आयु 5:7 में, तो अभी हमने सीखा था जब अनुपात में होते हैं तो उसे हम किसी भी चर पद से गुणा कर लेते हैं, अर्थात 5x/7x। अब 4 वर्ष बाद किसी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात यदि कोई आज 16 साल का है तो 4 वर्ष बाद वह कितने साल का होगा, 20 साल का होगा। तो यह 5x साल का है, अभी वर्तमान में इसकी आयु 5x है, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 5x + के 4, क्योंकि 4 साल बढ़ेगा। इसी प्रकार यह 7x का है, तो यह 4 साल बाद क्या हो जाएगा, 7x + के 4। अब हम इसे प्रश्नानुसार हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 है। तो प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद वाला कौन सा समीकरण, हम इसे लेंगे। तो 5x + के 4 और 7x + के 4 बराबर 56। कैसे आया समझ लीजिए। योग 56 है तो हमने सीखा जो भी हमें आंसर दे रखा है उसे तो बराबर की राइट साइड में रखना है, और योग बोला है तो दोनों को जोड़ेंगे। अब हम इसे सरल कर लेते हैं। तो 5x और 7x, पहले हम x के पदों को जोड़ेंगे, तो 12x और प्लस के 4 और प्लस के 4, तो प्लस के 8। अब पक्षांतरण विधि, 12x बराबर 56 - 8। तो 12x बराबर 48। अभी भी यहाँ x अकेला नहीं, इसके साथ 12 है, तो x बराबर 48 भाग 12। और हम लिख लेंगे पक्षांतरण करने पर तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 48 में हम 12 का भाग दे देंगे 4। यह हमारी x की वैल्यू आ गई। इस 4 को हम वर्तमान आयु, क्योंकि हमें वर्तमान आयु ही ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु क्या है, 5x और 7x, इसके अंदर हम मान पुट करेंगे। तो राहुल की वर्तमान आयु
राहुल की वर्तमान आयु हो जाएगी 5 गुणा 4 बराबर 20 वर्ष, अर्थात उसकी वर्तमान आयु क्या होगी 20 वर्ष। और दूसरा है हारून की वर्तमान आयु हो जाएगी, वो हो जाएगी 7 × 4 बराबर 28 वर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि राहुल की वर्तमान आयु 20 और हारून की वर्तमान आयु 28। अब यदि हम देखें 4 वर्ष बाद, तो यह जो 20 वर्ष है राहुल की, 4 वर्ष बाद यह 24 साल का हो जाएगा, और यह जो 28 वर्ष है यह 4 साल बाद 32 साल का हो जाएगा। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारी जोड़ 56 आ रही है, और जो हमारे सवाल को सत्य साबित कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु 28 वर्ष। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।